हेलो दोस्तों, मैं सैयद माजिद अली गवर्नमेंट एग्जाम जोन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम और आप पढ़ रहे थे पॉलिटिकल साइंस, जिसके अंतर्गत हमने शुरू किया था हमारा संविधान। आज हम बात करेंगे हमारे संविधान के अगले टॉपिक राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं मौलिक अधिकार के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य के बारे में अध्ययन करेंगे, जो देखेंगे कि इससे किस प्रकार के प्रश्न हमारे दैनिक जीवन में टकराते हैं। चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये क्या होते हैं, इसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में इससे हमको क्या क्या प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। संविधान में सरकार को राज्य के राज्य के लिए जो नीति है, नीति बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें हम नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। तो सिंपल तरीके से इसका एक मूल्यांकन प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए कि जब कोई नीति बनाई जाती है किसी के द्वारा, तो उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, उस सिद्धांत के माध्यम से हम नीति बनाते हैं। तो इसी तरीके से संविधान के अंतर्गत सरकार को राज्य के लिए जो नीति बनाने के लिए निर्देश मिलते हैं या दिए जाते हैं, वो हम नीति निर्देशक तत्व या नीति निर्देशक सिद्धांत कहते हैं। अगला पॉइंट देख लेते हैं, क्या है। राज्य नीति निर्देशक सिद्धांतों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु उसे लागू न होने पर राज्य विरुद्ध मुकदमा भी चलाया जा सकता है। ठीक, मान लेते हैं कि कोई नियम कानून बनाने के लिए राज्य पूरी तरीके से तत्पर है, ठीक, और उसने नियम बनाए, नियम संविधान के अंतर्गत रख के, संविधान को ध्यान में रख के बनाए गए। अगर उसने इसको लागू किया, लागू करने के पश्चात हम उसका पालन नहीं करते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो इसके विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक, मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्यों नहीं चलाया जा सकता? क्योंकि ये हमारी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति है कि हम किसी चीज़ को माने अथवा न माने। लेकिन जो भी चीज़ें सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं, उसके अंतर्गत ये देखना जरूरी होता है कि क्या सरकार जो चीज़ बना रही है, वो सिद्धांत जो भी बनाए गए हैं, जो सिद्धांत बनाए गए हैं, वो हमारे देश के लिए उपयोगी है अथवा नहीं। अगर है तो हम उसको लागू करते हैं, अगर नहीं है तो वो पहले ही संसद से पारित नहीं होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते। जो नीति और निर्देशक तथ्य या सिद्धांत बनाए जाते हैं, वो न्यायालय के द्वारा परिवर्तित नहीं किए जा सकते। उसके बाद देख लेते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को संविधान के भाग 4 के, संविधान का कौन सा भाग है, भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य रखा गया है। ठीक, इसे कहाँ से लिया गया है? इसे आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो हमको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से ये सारी जानकारियाँ मिलती हैं कि संविधान में सरकार को राज्य के लिए जो नीति बनाने के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें नीति निर्देशक तत्व या फिर नीति निर्देशक सिद्धांत कहे जाते हैं। राज्य नीति निर्देशन सिद्धांतों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा, किंतु उसके लागू न होने पर राज्य के विरुद्ध मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ठीक, तत्पश्चात इसमें दिया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, उसको न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता, कि हम कोर्ट के द्वारा इसको परिवर्तित कर दें, ऐसा संभव नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांतों को संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के मध्य रखा गया है। इसको हम आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ये भी देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब लोगों के लिए जो कल्याणकारी राज्य है, उसकी स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। उसके पश्चात आर्थिक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना, जो आर्थिक और सामाजिक हो, इस प्रकार के लोकतंत्र की स्थापना करना। इसमें आर्थिक यानी कि देश में आर्थिक समस्याएं जो हो रही हैं, उसको ध्यान में रखकर और सामाजिक क्रियाओं को ध्यान में रखकर लोकतंत्र की स्थापना जो की जाती है, इसका नीति निर्देशक तत्व का ये मूल उद्देश्य होता है। चलिए आगे देख लेते हैं, क्या पॉइंट है हमको पढ़ना है। अब हमको पढ़नी है इसकी विचारधाराएं। इसकी जो विचारधाराएं हैं, वो कौन कौन से अनुच्छेद में है और इसमें क्या सहभागिता ये रखता है, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं।
तो अनुच्छेद 38 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 38 में दिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना। यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो हम अनुच्छेद 38 पढ़ेंगे तो उसमें राज्य में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 29 में क्या वर्णन है? 29 के अंतर्गत राज्य निम्नलिखित को सुरक्षित करेगा। तो इसके अंदर कुछ सुरक्षाएं दी हैं जो राज्य इसके कानूनों के माध्यम से इसकी सुरक्षा करेगा। वो कौन कौन से है? सामूहिक गीत के लिए संसाधनों के समान का वितरण, जैसे राज्य प्रत्येक स्त्री और पुरुष को समान रूप से जीविका के लिए साधन उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। ठीक। सामूहिक गति के लिए, यहाँ पर गति होना चाहिए, इसको आप गति कर लीजिएगा, मात्रा थोड़ा उल्टी लग गई है, ये गति। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि धन और उत्पादन के साधनों उनके संकेंद्र को रोकना, अर्थात जो धन फालतू या फिजूल खर्च हो रहे हैं उसको रोकना राज्य का कर्तव्य बनता है। ठीक। उसके बाद बात कर लेते हैं कि सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन की व्यवस्था करेगा। अब एक व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है, उस कार्य के लिए सामान्य वेतन दिया जाता है। ठीक। जैसे मान लीजिए कि एक विद्यालय में एक अध्यापक हो तो, और अन्य विद्यालयों में जो अध्यापक हैं उनकी जो वेतन है वो सामान्य कैटेगरी में आते हैं, यानी कि सभी को समान रूप से वेतन दिया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार के विद्यालयों में जॉब कर रहे हों। उसकी पे स्केल स्थापित होती है। ऐसा नहीं है कि उच्च कोटि का जो व्यक्ति है, उच्च कोटि का जो व्यक्ति है उसको वेतन अलग दिया जाए, निम्न कोटि का जो वेतन है उसको, निम्न कोटि का जो व्यक्ति है उसको वेतन अलग दिया जाए। इस प्रकार का संरक्षक कार्य जो करती है ये अनुच्छेद 39 के अंतर्गत राज्य के संरक्षण में आता है। उसके बाद बाल आश्रम से संरक्षण, बाल श्रम से संरक्षण, यानी कि बालक का जो कार्य कर रहे हैं, जबरदस्ती जो छोटा बालक है उससे कार्य कराया जाता है, इसका भी संरक्षण इसे अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं अनुच्छेद 39 के ए, सभी के लिए सामान्य न्याय और अधिकार के रूप में कमजोर या किसी अन्य प्रकार के योग्य व्यक्तियों को लिए निःशुल्क विधिक सहायता। अर्थात हम बात कर लेते हैं, देखते हैं कि जो सामान्य न्याय दिए जा रहे हैं, जो भी विधिक सुविधाएं हैं वो सभी के लिए सामान्य होंगी, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो निम्न कोटि का व्यक्ति हो, चाहे वो उच्च कोटि का व्यक्ति हो, सभी के लिए सामान्य प्रावधान लागू किया है। इसीलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, इसके अनुच्छेद 39 के ए में इसका वर्णन किया गया है। अगला देख लेते हैं अनुच्छेद 41 क्या कहता है। अनुच्छेद 41 कहता है कि काम, लोक सहायता पाने का अधिकार, सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार व शिक्षा पा सके। ठीक। जो काम है, यानी कि जो काम करने लोग व्यक्ति हैं, लोग जो सहायता पाने का अधिकार रखते हैं। ठीक। वो सहायता कैसी होनी चाहिए? जॉब के रूप में। ठीक। हमको काम मिलना चाहिए, मिला जाना चाहिए। अगर काम मिल रहे हैं सही तरीके से तो सभी नागरिक अपनी योग्यता के अनुसार अपने रोजगार को प्राप्त करते हैं और शिक्षा पा सकते हैं। ठीक। अनुच्छेद 42 क्या कहता है? अनुच्छेद 42 कहता है कि काम मानवोचित दशा तथा प्रस्तुति सहायता का आबंध है। अर्थात राज्य ऐसे प्रत्येक प्रयत्न करेगा कि व्यक्तियों को अपने अनुकूल अवस्थाओं में ही कार्य करना पड़े तथा स्त्रियों को प्रस्तुति की सहायता के लिए उपबंध कराएगी। अर्थात जो व्यक्ति जिस योग्य है उस योग्य का कार्य वो करेगी। ठीक। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो मजदूरी के क्षेत्र में हो, जो व्यक्ति जिसकी स्तुति करता है, यानी कि जो कार्य करने की सहायता करता है, उसका इंतजाम राज्य करेगी। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 42 में वर्णित किया गया है। अब अनुच्छेद 43 क्या कहता है? निर्वाह मजदूरी, राज्य कानून द्वारा न्यूनतम मजदूरी निश्चित करेगा। अब हर व्यक्ति काम जो करता है उसके लिए एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई होती है। उस न्यूनतम मजदूरी के नीचे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को काम कराने के लिए नहीं बाध्य कर सकता। मान लीजिए कि सरकारी मजदूरी इस समय 125 से 150 रुपये सरकार ने तय कर दी। ठीक। तो 125 और 150 के नीचे तो तुमको कोई देगा ही नहीं। अगर इससे कम देता है तो आप मजदूरी मत करिए, और वो कोई दबाव नहीं दे सकता। इससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, आपकी मेहनत जो है वो आपको पैसे दिला सकती है, लेकिन
उससे कम सैलरी लेना हमारा शोषण करना होता है। ठीक, ये वर्णित है अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 के एक ही बात कर ले तो राज्य उचित व्यवस्थापन या अन्य प्रकार के औद्योगिक संस्थानों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारिता को बनाए लेने के लिए कदम उठाएगा। ठीक, जिसे आर्थिक न्याय कहते हैं। मान लेते हैं कि एक कोई कंपनी है, वो कंपनी कर्मचारियों की वजह से ही, मान लीजिए कंपनी जो होती है वो कर्मचारियों की वजह से ही चलती है, और कर्मचारियों को सही तरीके से वेतन भत्ता वगैरह नहीं दिया जाता है, तो कर्मचारी कोर्ट का सहारा भी ले सकते हैं, क्योंकि अनुच्छेद में वर्णित है, ये वर्णित है कि जो भी सहायता हो, आर्थिक न्याय जिसे कहते हैं, वो हम कोर्ट के माध्यम से ले सकते हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो अगर कंपनी ने कहा है कि 5% का जो बोनस है, यानी कि जो भी कंपनी का मार्जिन होगी, लाभ होगा, उसमें से 5% हम किसे देंगे, किसानों को देंगे, सॉरी जो काम करने वाले व्यक्ति हैं उसको दे रहे हैं। यदि वो नहीं देता है, अगर वो नहीं देता है तो हम इसके लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं और जाके अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर वर्णित है तो कंपनी वाले दे ही देते हैं, क्योंकि व्यक्ति भी जागरूक है, वो जानता है, समझता है कि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी कंपनी बैठ जाएगी और हम किसी भी काम के काबिल नहीं रहेंगे। क्योंकि जो कंपनियां चल रही हैं वो किसके माध्यम से चल रही हैं, उस व्यक्ति के माध्यम से चल रही हैं जो उसमें काम कर रहा है। अब अनुच्छेद 47 की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 47 में पोषाहार, जैसे मिड डे मील के स्तर को बढ़ाने और लोक स्वास्थ्य का सुधार एवं मदद जो निर्देश है उसको रोका जाना। पोषाहार, सही प्रकार के भोजन की व्यवस्था करना मिड डे मील के माध्यम से, तथा इसके स्तर को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा कुछ नियम और कानून बनाए जाते हैं, जिसका अनुच्छेद 47 में वर्णन मिलता है। अब हम बात कर लेते हैं विचारधाराओं की। अब 2 प्रकार की विचारधाराएं दी गई हैं, इन विचारधाराओं को भी कुछ सम्मिलित किए गए अनुच्छेदों के माध्यम से। ठीक, गांधीवादी विचारधारा, ठीक, ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत मिलती है, इसे ग्राम पंचायतों का गठन किया गया था। ठीक, उसके बाद अनुच्छेद 43 के भी ये विचारधाराएं, यानी कि ऐसी विचारधाराएं जो सुलभ और सुचारू रूप से चलाई जा रही हैं, उसका खाली इसमें वर्णित किया गया है, एक माध्यम बनाया गया है कि इन विचारधाराओं के माध्यम से कुछ चीज़ें निकल के सामने आती हैं, जिसको हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। जिसके अंतर्गत दिया गया है ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। ये ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाता है वो गांधीवादी विचारधाराओं पर कार्य करने के लिए किया जाता है, ताकि उचित और निर्णय पूर्ण जो चीज़ें निकाल रहे हैं, उसका निर्णय ले रहे हैं, किसी भी समस्या का निवारण कर रहे हैं पंचायतों के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो उसके अंदर गांधीवादिता होनी चाहिए, यानी कि कुछ न कुछ संकुचनशीलता बनी होनी चाहिए, ताकि किसी का हरास उत्पन्न ना हो। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 43 के बी की। सहकारी समितियों के गठन, संचालन तथा व्यावसायिक प्रबंध को बढ़ावा देना, ये इसके बारे में किसके वर्णन किया गया है, तो 43 के बी में वर्णन किया गया है। इसमें क्या किया गया है, सहकारी जो समितियां हैं उसका कैसे गठन किया जाएगा, संचालन कैसे किया जाएगा और व्यावसायिक प्रबंधन को कैसे बढ़ाया जाएगा, इसका प्रावधान अनुच्छेद 43 के बी में दिया गया है। अब अनुच्छेद 46 में देख लेते हैं क्या है। राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी, एसटी, एससी जो भी शैक्षणिक और आर्थिक हितों को संरक्षण प्रदान करना। अभी हम लोग स्कॉलरशिप का फॉर्म जो भरते हैं ये इसी के अंतर्गत भरते हैं। ये संरक्षण दिया जाता है किसी के माध्यम से, ये संरक्षण है बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, ठीक, आर्थिक हितों की संरक्षण करने के लिए। अब व्यक्ति पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसके बाद पैसे नहीं है, तो सरकार क्या करती है, उसको पैसे देने का प्रयास करती है कि आप एडमिशन करा लीजिए, हम आपका आर्थिक जो भी समस्या है उसका निवारण करने का प्रयास करेंगे, और काफ़ी हद तक इसकी सहारा हर व्यक्ति को मिलता है। ठीक, अब अनुच्छेद 48 के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 48 क्या कहता है, गाय, बछड़ा या अन्य प्रकार के दूध देने वाले पशुओं की हत्या पर रोक। ठीक, ये संविधान हमारा कहता है कि जो गाय, जो दूध देने वाले जानवर होते हैं, उनकी हत्या नहीं की जानी चाहिए। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं उदारवादी विचारधारा क्या कहती है। उदारवादी विचारधाराओं के अंतर्गत हम कुछ चीज़ों को पढ़ते हैं जो मुख्य प्रकार है। इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले अनुच्छेद 44 दिया गया है। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, इसके बारे में देखते हैं। सामान्य नागरिक संहिता सभी के लिए समान कानून, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो सामान्य नागरिक है, भारत का हर व्यक्ति सामान्य है, सामान्य नागरिकता है, उसके बाद वो भारतीय है, उसके लिए सामान्य कानून होना चाहिए, चाहे वो करोड़पति हो चाहे वो खाकपति हो, लेकिन कानून व्यवस्था सबके लिए बराबर होनी चाहिए, ऐसा हमारा अनुच्छेद 44 कहता है। अब अनुच्छेद 45 की बात कर लेते हैं। ठीक, अनुच्छेद 45 में दिया है कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराना। इसका प्रावधान हमको कहाँ से मिलता है, इसका प्रावधान हमको अनुच्छेद 21 का से भी मिलता है।
ठीक। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं तो राज्य जो कानून बना रही है, केंद्र सरकार या केंद्र सरकार ही बना रही है, उसके अंदर किन किन चीज़ों को रखा गया है, इसके इसलिए राज्य के जो 14 वर्ष तक की आयु के बालक हैं उनके लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान अनुच्छेद 45 में भी मिलता है। लेकिन मुख्यतः शिक्षा से संबंधित जो अनुच्छेद है वो 21 है। अब बात कर लेते हैं, इसे 86वें संविधान संशोधन के अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तित करके इसे कहाँ जोड़ दिया गया, 21 के ए में जोड़ दिया गया। हमने आपको बताया कि 21 का ए मिलता है, लेकिन जब संविधान का संशोधन नहीं हुआ था तब इसके अंतर्गत क्या हुआ था, तब ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया था, जो 14 वर्ष तक की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान कराने का प्रावधान था। लेकिन इसमें संशोधन किया गया। संशोधन कौन से अधिनियम के द्वारा किया गया, 2002 के अधिनियम के द्वारा। कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन करके कर दिया गया। जो मौलिक अधिकार है इसमें परिवर्तन करके इस अनुच्छेद 21 का ए के अंतर्गत मौलिक अधिकार कर दिया गया। ठीक, यानी कि जो शिक्षा का अधिकार है, मौलिक कर्तव्य न हो गया, मौलिक अधिकार हो गया है। ठीक, अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 48 के ए का। पर्यावरण की सुरक्षा एवं वन्य जीव की रक्षा करने के लिए जो भी प्रावधान है वो अनुच्छेद 48 के अंतर्गत हमको मिलते हैं। देखिए, एक विशेष तौर से सूचना के रूप में देख लीजिए कि प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। प्रश्न इसी प्रकार से पूछे जाएंगे कि पर्यावरण की सुरक्षा एवं वन्य जीव की रक्षा हमको किस अनुच्छेद से जानकारी प्राप्त होती है, अनुच्छेद 48 से। ये किसके अंतर्गत रखा गया है, भाग 4 के अंतर्गत रखा गया है, तथा इसका प्रावधान क्या है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाएगा। हम आपको खाली अनुच्छेद की हल्की सी जानकारी दिखाना चाहते हैं ताकि आप हल्का मोटा माटी इन सब चीजों को सीख जाए और समझ जाए। अब अनुच्छेद 49 के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की सुरक्षा करना, जो राष्ट्र में जो महत्व रखती हैं, कौन सी स्मारकें करना, इसके लिए सांस्कृतिक मंत्रालय तथा पुरातत्व विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जो राज्य के अंदर अच्छी अच्छी इमारतें हैं, जिसे हम बोल सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सिंपली देख लेते हैं कि ताजमहल, तो ताजमहल विश्व का अजूबा माना जाता है और इसकी सुरक्षा करना किसका काम है, ये सांस्कृतिक, यानी कि हमारी संस्कृति को दर्शाता है, यहाँ के कल्चर को दर्शाता है ताजमहल। इसका जो संरक्षक है वो पुरातत्व विभाग और सांस्कृतिक मंत्रालय करते हैं, ये भूमिका अदा करते हैं। ठीक, किसके तहत करते हैं, अनुच्छेद 49 के तहत करते हैं। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 49 की। न्यायपालिका, जो न्यायपालिका व कार्यपालिका को पृथक, यानी कि राज्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका और कार्यपालिका पृथक सुनिश्चित करेगी। यानी कि कोई भी कार्य होते हैं जो न्यायपालिका और कार्यपालिका के थ्रू किए जाते हैं, वो उसमें पृथक पृथक निर्णय ले सकती है। मान लीजिए कि न्यायपालिका के द्वारा कोई कार्य किए जा रहे हैं, ठीक, उसमें कुछ कमियां हैं, तो कार्यपालिका उसका संशोधन करने का प्रयास कर सकती है या फिर न्यायालय से संबोधित कर सकती है। अब बात कर लेते हैं अनुच्छेद 51 की। राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाने का प्रस्ताव रखेगा। मान लीजिए कि राज्य जो है वो केंद्र सरकार, पहले तो राज्य की जो शांति व्यवस्था होती है, सुरक्षा होती है, ये सब केंद्र सरकार का कार्य होता है। लेकिन राज्य के अंदर जो स्थिति को बनाए रखने के लिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में इसका प्रावधान दिया गया है कि यदि कोई राज्य इससे गुजर रहा है तो केंद्र की सहायता ले सकता है या फिर कोई और अन्य तथ्य ले सकता है जो उसके जीवन के लिए उपयोगी होगा। अब हम बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार की, मौलिक कर्तव्यों की। मौलिक कर्तव्य क्या है, एक व्यक्ति है, हमको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं तो हमारा कुछ मौलिक कर्तव्य तो बनता है ना। वो मौलिक कर्तव्य क्या है उसको देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान भाग 4 के ए में रखा गया है, जो अनुच्छेद 51 का ए में दिया गया है। ठीक, 51 के ए में दिया गया है। सिंपल तरीके से प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को भारत के संविधान के किस भाग में दिया गया है, भाग 4 में। अनुच्छेद क्या है, 51 का ए में दिया गया है। ठीक, मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं है। जो मूल संविधान है उसमें मौलिक कर्तव्य की एक भी परिभाषा आपको देखने को नहीं मिलेगी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। ठीक, किसकी, सरदार स्वर्ण सिंह जो समिति थी उनकी सिफारिशों के आधार पर, ठीक, मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। क्यों, इसके शामिल करने के कुछ प्रावधान रहे होंगे, देख लेते हैं वो क्या है। ठीक, इसे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक, इसे सोवियत रूस के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सोवियत रूस से। प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी, 10 थी, परंतु बाद में 86वें नए संविधान संशोधन अधिनियम 2000 में शिक्षा का अधिकार को 11वां मौलिक कर्तव्य के रूप में बना दिया गया। ठीक, अब शिक्षा मौलिक कर्तव्य के रूप में देखी जाने लगी। मौलिक कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है,
इसके उल्लंघन पर किसी भी प्रकार के दंड का प्रावधान नहीं है। हमारा मौलिक कर्तव्य अगर हम करें तो, ना करें तो इसके लिए कोई भी प्रावधान दंड का नहीं दिया गया है। वर्तमान में कुल मिला के मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 है। जो निम्न प्रकार है वो कौन कौन से, ये भी देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य भी देख लेते हैं वो क्या है। ठीक, संविधान का पालन करना और उसके आदर्श, संस्था और राष्ट्रीय ध्वज तथा राष्ट्रगान का आदर करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य होता है। लेकिन आप कहेंगे कि अभी हमने कहा था कि अगर इसका हम कर्तव्य पालन नहीं करते हैं तो इसके लिए कोई दंड नहीं दिया जा सकता है। लेकिन सिंपल तरीके से देखा जाए कि मानव अभिव्यक्ति है तो हम अपने राष्ट्र की किसी चीज़ों का इस तरीके से बेअदबी तो कर नहीं सकते हैं। दंड का प्रावधान नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारत के तिरंगे को ना माने, भारत की संस्थाओं को ना माने, भारतीय ध्वज को ना माने, राष्ट्रगान को ना माने। हाँ, ये स्वतंत्रता है कि अगर राष्ट्रगान चल रहा है, अगर आपके अंदर अभिव्यक्ति नहीं है तो आप खड़े नहीं होंगे। अगर आप खड़े नहीं हो रहे हैं तो डेफिनेटली आप असभ्य व्यक्ति हैं। दूसरी चीज़, तिरंगा झंडा लहराया जा रहा है, हमारे देश का ध्वज लहराया जा रहा है, तो अगर हम उसको देख के रुकते नहीं है, खड़े नहीं होते, सम्मान नहीं देते हैं, तो हमारी कमियां है ना, हम एक शिक्षित व्यक्ति नहीं है। इसीलिए इसके लिए दंड का प्रावधान नहीं दिया गया है। आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। अगर राष्ट्रगान हो रहा है, राष्ट्रध्वज हो रहा है, तो हमको खड़े हो जाना चाहिए। ठीक, ये सम्मान है, हम सम्मान प्रस्तुत करना चाहते हैं। अब बात कर लेते हैं स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय से संजोए रखना, उसका पालन करना। अब ये क्या है, इसमें दिया हुआ है कि अगर हम आंदोलन करते हैं तो उसके प्रति हमको जागरूक होना चाहिए, जीवन में उसकी इज्जत बना के रखनी चाहिए। यदि हम करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं। भारत की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, ये हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक, इस तो हमको करना ही चाहिए। और डेफिनेटली अगर हम भारत देश में रहने वाले हैं तो हमको इन सब चीज़ों की अभिव्यक्ति करनी चाहिए, इसकी सराहना प्रस्तुत करना चाहिए, हमको इस जीवन में उतारना चाहिए तथा देश के लिए आप कुछ न कुछ तो ऐसा करके जाएं कि देश हमारे लिए कुछ करता है, हमको भी देश के लिए कुछ करना चाहिए। देश की रक्षा करना, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना, ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। भारत के लिए सभी लोगों की को समरसता तथा समानता, भाईचारे की भावना का निर्माण करना। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम चारों भाई भाई, ये शब्द का आह्वान किया जाता है, तो ये किस चीज़ के लिए है? ये मूल कर्तव्य के लिए है। हमारे मूल कर्तव्य है कि हमको सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक, भारत की समस्त संस्कृति, गौरवशील परंपरा के महत्व को समझना और उसका संरक्षण करना। अगर हम भारतीय हैं तो हमको अपनी संस्कृति को संजो के रखना चाहिए, लेकिन रूढ़िवादिता संस्कृति जो होती है उसके अंदर परिवर्तन करना चाहिए। ठीक, क्योंकि अगर हम भारतीय हैं और हम चाहते हैं कि हम अपने देश को सुरक्षित रखें तो रूढ़िवादिता को समाप्त कर देना चाहिए। क्योंकि पहले की संस्कृति जो रही है कि एक दूसरे को सही तरीके से अभिव्यक्ति न करना, जातिवाद भेदभाव करना, वर्ण व्यवस्था को लागू करना, ये हमारी संस्कृति के अंतर्गत नहीं आता है, ये रूढ़िवादिता होती है। अगर हम उसको परंपरा और संस्कृति मानते हैं तो डेफिनेटली हमारे जीवन का ये एक दुर्भाग्यपूर्ण समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, उसका समर्थन करना तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव उत्पन्न करना। जो भी प्राणी है उसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? दया भावता दिखानी चाहिए। यदि हम दया भावता दिखाएंगे तो प्राणी होता है, एक दूसरे की सहायता करता है। ठीक, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करना। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो ज्ञान अर्जन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे देश का विकास होता है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना। अब देश में जो भी संपत्ति है सरकार की है, यानी कि वो जनता की है, तो वो अपनी संपत्ति की सुरक्षा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। व्यक्ति द्वारा सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों की उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का प्रयास करना तथा राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए नई ऊंचाइयों को प्राप्त करना। मान लेते हैं कि हम राष्ट्र का नाम रोशन करना चाहते हैं तो हमको क्या करना चाहिए? खेलों में भाग लेना चाहिए तथा उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहिए, ताकि हर वो गौरवशील व्यक्ति जो अपना गौरव बढ़ाना चाहता है वो देश का गौरव स्वयं बढ़ा लेगा। माता पिता या अभिभावकों द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करना। अब माता पिता का भी एक मौलिक कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों को जो 6 से 14 वर्ष तक उसको अनिवार्य रूप से शिक्षा प्रदान कराई जाए और करने का प्रावधान दे। आशा करते हैं कि आपको ये सभी पूरी की वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई मिस प्रिंट हो तो उसको आप सुधार करके लिख लीजिए, क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी प्राणी है। अब बुद्धिजीवी प्राणी वो होता है जो गलतियों को सुधारे, न कि गलतियों को लेके बैठ जाए। धन्यवाद। आशा करते हैं कि अब आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ अच्छी तरीके से फिर इसी तरीके से आपको प्राप्त होगी वीडियोस। धन्यवाद।